Hello friends, today we will study chapter number 2, History, class 10th. Nationalism in India. In the previous chapter, we discussed about the nationalism in Europe, and then now we will start the nationalism in India. It is a very interesting chapter for Indian history, and you have to learn carefully. A lot of questions and lot of new things from this chapter you will get. तो पहले यहाँ पर देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत की हिस्ट्री तो आप सभी को पता ही होना ही चाहिए। तो यूरोप के बारे में हमने पढ़ा, फ्रांस के बारे में, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब पढ़ा। अभी देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय, तो भारत के अंदर कैसे हुआ था। इट मीन्स जो आजादी की लड़ाई थी वो पूरी की पूरी नेशनलिज्म हमारे लिए एक राष्ट्रवाद वाली कहानी थी। तो यहाँ पर देखें कि क्यों हमको जरूरत पड़ी। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये 4 पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि मेन जो 4 पॉइंट्स है आपको, तो इसी प्रकार से आपके इस चैप्टर के 4 वीडियोस बनेंगे। हर एक पॉइंट का मैंने एक पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, और आप 1 बाय 1 देखते जाइए। मतलब चैप्टर को ज्यादा इजी बनाने की कोशिश की है मैंने, और सिंपली आपको दिमाग में बैठ जाए। साथ में टेक्स्ट बुक लेके भी बैठिए, टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ते जाइए। तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेकंड नंबर डिफरेंट स्ट्रेंड्स विदिन द मूवमेंट्स, विदिन मूवमेंट के साथ जो अलग अलग गतिविधि, अलग अलग ट्रेंड्स आए इसके बारे में। टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो ये मेन 4 पॉइंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करें इस चैप्टर की कि ये जो है पूरा का पूरा भारत में नेशनलिज्म। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा कि वहां पर कोई ना कोई राजा की जो मोनार्ची थी, डिक्टेटरशिप थी, इससे बाहर निकलना था पब्लिक को, और एक उनको चाहिए था डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। पूरा का पूरा आपने देखा, उसमें न्यू नेशनल एंथम आए, पर्सोनिफिकेशन में आपने देखा कि न्यू आइडिया, न्यू आइडेंटिफिकेशन, कोई एक पिक्चर आया देश के बारे में, जर्मेनिया, मारियाना। इसी तरह से भारत के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ। न्यू सॉन्ग्स, न्यू कल्चर, न्यू आर्ट, ये सब चीजें इसके अंदर ऐड की गई थी, और यहां से लोग बाहर आए। इट मीन्स लोगों ने अपने देश की एक पर्सनल पहचान बनाई। सेकंड थिंग, वियतनाम और दूसरे जो कंट्रीज थे इसके बारे में भी भारत की तरफ राष्ट्रवाद का वहां पर भी उदय हुआ। और ये सारी की सारी घटना और ये सारे के सारी मूवमेंट्स, आंदोलन जो चले, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि जो कॉलोनियलिज्म के ओपोज में सारे की सारी एक्टिविटी हमारी चल रही थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर किसान भी थे, उसके बाद मिल के मजदूर वर्कर्स भी थे, लेबर्स भी थे, वुमेन्स भी थे। इट मीन्स बहुत सारे मायने में रख के, बहुत सारी चीजों को साथ में लेके यहाँ पर एक्टिविटी चल रही थी। और आगे देखा जाए कि ऐसा नहीं था कि एक कोई भी चीज अलग अलग थी, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए ये सब बातें चल रही थी। स्वतंत्रता, सभी को फ्रीडम चाहिए थी, ये फ्रीडम के लिए ये सब चीजें चल रही थी। तो आपने क्लास 8th में भी देखा था इंडियन मूवमेंट के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। आपने क्लास 9th में भी देखा, क्लास 8th में भी देखा। और यहाँ पर जो हम शुरुआत करेंगे वो 1920 के आसपास से शुरुआत करेंगे। इट मीन्स वहां से शुरुआत करेंगे 1915 के बाद। और यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे बहुत बड़ी जो इवेंट हुई थी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों के द्वारा, इट मीन्स मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे जो फॉर्मेशन हुआ था, लार्ज फॉर्मेशन, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और यहाँ पर कौन कौन सी मूवमेंट हुई थी, ये सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। द पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर दिखा है कि 6 अप्रैल 1919 एक जुलूस निकला है। इट मीन्स ऐसा तो कई बार होता होगा कि ऐसे जुलूस निकलते होंगे, ये तो आम बात थी, क्योंकि लोगों को अपना गुस्सा बाहर निकालना था, और पब्लिक ने अपनी चीजें जो अंग्रेजों के खिलाफ में बता रहे थे, ये सब चीजें यहाँ पर चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या क्या यहाँ पर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का यहाँ पर दिया हुआ है। इट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी दौरान क्या क्या था। उसके बाद खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर आएगा। सबसे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1919 से लेके। तो ये जो देखो 1914 टू 1919, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा पूरे विश्व को झटका लगा। इट मीन्स एक चीज थी कि वर्ल्ड वॉर की वजह से सारे के सारे देश को इफेक्ट हुई थी, और एक बीमारी फैली थी जिसके कारण भी 120 to 130 लोग, 130
पीपल यहाँ पर मारे गए थे। तो यहाँ पर देखिए तो पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि 1920 से लेके 1940 तक के आसपास की चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें तो 1919 के आसपास हम देखें तो ये बहुत सारे आंदोलन विश्व में फैले गए थे, मतलब कि भारत के अंदर तो खास करके, क्योंकि हम चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसकी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थे, उसके बाद कि ये इतनी चीजें इंप्लीमेंट की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग किसके अंडर में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके अंडर में हम लोग थे, अंग्रेजों के अंडर में थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया था, भारत एक ब्रिटिश इंडिया के नाम से था। तो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर को जो भी चाहिए था वो इंडिया से ही इन्होंने घसीट के सब कुछ चीजें ले गए थे। इट मीन्स आयरन मटेरियल, इसके बाद ये पैसा, सब कुछ चाहिए यहाँ से, ये ह्यूमन रिसोर्स भी यहाँ से ले गए थे वर्ल्ड वॉर के लिए। क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था इंडिया में, एंड इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्चा हुआ, एंड फोर्सफुली विलेज पीपल को फोर्सफुली रिक्रूटमेंट के लिए उनको फोर्स किया जाता था, इट्स मीन्स आर्मी में जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर न्यू वर्ड आपको दिया है फोर्स में जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि लोगों को कंपल्सरी इंक्रीज इन द कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ से एक न्यू चीज चालू हुई, कस्टम ड्यूटी। कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, बाहर भेजते हैं और लाते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, ये भी यहाँ से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज थी कि इनकम टैक्स यहाँ से लागू किया गया था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में इनकम टैक्स लागू किया गया, मतलब इसी टाइम के अंदर लागू किया गया था 1930 टू 1918 के बीच में। इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, बहुत सारी चीजों की प्राइसेस बढ़ गई थी, खाने की चीजों की प्राइसेस बढ़ गई थी, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ से मोस्ट ऑफ मटेरियल, मोस्ट ऑफ चीज वहां पर ले जाते थे, इट मींस इंग्लैंड में ले जाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लैक्स ऑफ मटेरियल हो गया, इसीलिए ये भुगतना पड़ा। इसके बाद फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ द विलेजर्स इन द आर्मी में विलेजर्स के लिए फोर्सफुली उनको छोड़ा जाता था आर्मी के अंदर। इसके बाद देखिए क्रॉप फेलियर इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया लीडिंग अ शॉर्टेज ऑफ फूड, कई जगह पर मटेरियल की शॉर्टेज भी हो गई। और 2 साल ऐसे आए 1819 और 2021 जिसके अंदर बहुत सारा अकाल पड़ा और बारिश भी नहीं हुई और क्रॉप्स फैल गए, इसलिए किसान और कर्ज में डूबते गए, डेब्ट्स में आते गए और यहाँ पर बहुत सारा लोगों को नुकसान भुगतना पड़ा। Then spread of epidemic killing millions of people, epidemic means महामारी। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं अभी, जो एक छुट्टी आपकी चल रही है, ये कोरोना की छुट्टियां चल रही है, मीन्स कोरोना की वजह से जो भी आपको लॉकडाउन दिया गया है, तो ये भी एक वर्ल्ड वाइड महामारी घोषित किया गया है, एपिडेमिक। इसी टाइम आप घर बैठ के पढ़िए। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं उसी टाइम पे भी यहाँ शायद ये एपिडेमिक, मतलब आज से 100 साल पहले की बात है, सेम 100 साल पहले, इट मीन्स 1920 के आसपास यहाँ पर बहुत सारी एपिडेमिक्स मीन्स की एक महामारी फैली गई थी। तब एक फ्लू था जिसकी वजह से अराउंड 1921 के जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 120 to 130 लाख पीपल मर गए थे। इसके बाद ये सब भी मुसीबतों का सामना करते थे, ये भी था, बीमारी भी थी, साथ में वर्ल्ड वॉर रिसेंटली खत्म हुआ था और ये सभी की डेप्थ्स में से बाहर आ रहे थे। तभी भारत के अंदर क्या हुआ था, एक नया नेता लोगों को मिला था, इट मींस एक न्यू लीडर आए थे चित्र में। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे, इट मींस एक न्यू लीडर भारत में आए थे और ये न्यू लीडर के बारे में अभी नेक्स्ट पॉइंट में अभी हम बात करेंगे। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, लास्ट टाइम मैंने बताया, लास्ट अभी थोड़ी देर पहले, कि ये एक न्यू लीडर हमारे साथ आएंगे। इसका मतलब है कि न्यू लीडर भारत को मिले जो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत में आते हैं और साउथ अफ्रीका में पहले ही वो फेमस हो जाते हैं। वहां पर जो काले गोरे का भेद था इसके खिलाफ में उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वहां पर बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था। उनके 2 मुख्य वेपन थे, अहिंसा और सत्य और अहिंसा, द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में गांधी जी मानते थे। गांधी जी की विचारधारा ये थी, यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, तो कोई भी ताकत नहीं है कि जो आपको रोक पाए। इसीलिए गांधी जी को उस काम में बड़ी सक्सेस मिली थी और वहीं से गांधी जी फेमस हो गए थे। यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका का एक फोटो भी दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। 1915 में गांधी जी यहाँ पर आए। भारत में आने के बाद उन्होंने पूरे भारत का दौरा भी किया और गांधी जी का कहना यह था कि आप पूरी शक्ति लगा के आप 100% एफर्ट करेंगे
तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सामने वाली सत्ता को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। गांधी जी का कहना यही था कि आप कितना भी अनावश्यक आपको को सामने वाले का शारीरिक बल, इसके पास कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ आर्मी हो या कुछ भी हो उनके पास, बट आप अपने जो टारगेट के साथ दृढ़ बने रहते हो तो आपको कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। और उनका दो ही वेपन था, सत्य और अहिंसा। इमर्जेंस ऑफ गांधी जी इन 1915 विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। दो वेपन थे उनके पास, एक सत्याग्रह मतलब कि सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और गांधी जी समझते थे कि सभी लोगों को हमें ये सत्य की जीत के आधार पर सभी लोग यूनाइट हो सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री चेक की जाए तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया हुआ था, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने जाति के नाम पे जाति के आधार पर ही दो टुकड़े किए थे, बट उनका रीजन ये था कि हम लोग ये एडमिनिस्ट्रेटिव इजिबल हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव को इजी बनाने के लिए हम ये बंगाल के दो टुकड़े कर रहे हैं 1905 में। बट उनका मेन टारगेट हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा करना था। तो गांधी जी का यहाँ पर यह कहना था कि यदि ये सत्य और अहिंसा के जरिए हम पूरे के पूरे सभी लोगों को, सभी भारतीयों को एकजुट में बांध सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी ने 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ विद सत्याग्रह गांधी जी ने किए थे। 3 सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, 3 सक्रिय सत्याग्रह की लीडरशिप की थी। 1915 में वो आए थे, पूरे भारत भ्रमण किया। इसके बाद 16, 17, 18 3 सत्याग्रह इनके बड़े फेमस हो गए थे। 1916 चंपारण जो बिहार में है वहां पर, 17 में खेड़ा जो गुजरात में है, और 18 में अहमदाबाद जो भी गुजरात में है। तो उनके ये 3 जो सत्याग्रह थे, एक चंपारण में 1916 में वहां के जो किसानों के ऊपर बागान मतलब कि जो उनको खेती का काम था, इसके ओपोज में उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी। एक इंडिगो की लड़ाई के लिए था कि इंडिगो में जो उनको कंपलसरी उगाना पड़ता था, यहाँ से लेके अंग्रेज लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से परचेस करके यूरोपियन कंट्रीज में बेचते थे गुड क्वालिटी की वजह से, उनको फोर्सफुली यही अप्लाई करने के लिए कहा जाता था। इसके सामने चंपारण बिहार में प्लांटेशन सिस्टम के सामने पूरी की पूरी आवाज उठाई और गांधी जी ने लीडरशिप लिया। ये उनका पहला सत्याग्रह था भारत में आने के बाद। दूसरा था खेड़ा में, जो रेवेन्यू के लिए, इट मीन्स जो टैक्सेस कलेक्ट करते थी गवर्नमेंट, किसानों से जो कर लेते थे, टैक्स देते थे, इसमें जो बढ़ावा कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर बारिश भी नहीं हुई थी और बहुत सारे प्लेग, एक फसल भी खराब हुई थी और प्लेग नाम का डिजीज फैल गया था। इसकी वजह से लोगों को यहाँ रेवेन्यू टैक्स पे करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यदि किसान कुछ उगता नहीं है, फसल अच्छी नहीं है, तो क्या टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पर 1917 में खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद था 1918 अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, कपड़े की मिल यहाँ चालू हुई थी। मतलब कि अहमदाबाद पहले से ही फेमस था, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कपड़े की मिलें थी। तो ये जो बिजनेस था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिजनेस, इसमें अहमदाबाद का नाम बहुत बड़ा था। तो मिल मजदूरों ने भी यहाँ पर स्ट्राइक की थी उनके सैलरी को लेके और काम के जो आवर्स थे इसको लेके। तो यहाँ पर गांधी जी ने 1918 में ये सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया था और लीडरशिप की थी और सक्सेसफुल रहे थे। तो गांधी जी की ये 3 आपको पता होना चाहिए, 3 जो उन्होंने सत्याग्रह किए थे 1916, 17 और 18 में। इसके बाद आता है रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट क्या है? तो रोलेट एक्ट एक अंग्रेजों ने एक एक्ट लाए थे, एक कायदे कानून लाए थे 1919 में, जो इस प्रकार से पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम द इंडियन मेंबर्स। भारतीय लोगों का विरोध होने के बावजूद भी, इट मींस उस टाइम पे मेन पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, बहुत विरोध होने के बावजूद भी उन लोगों ने एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रूल्स बनाया जिसका नाम था रोलेट एक्ट, पास किया था, जल्दबाजी में फटाफट पास करवा दिया। इसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े पॉइंट्स इसके बताएं तो गवर्नमेंट गोट पावर्स टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स फॉर द 2 years विदाउट एनी ट्रायल। तो जो भी राजनीतिक गुनहगार है, कोई भी ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए हैं, तो उनको कोई भी ट्रायल के बगैर, कोर्ट में कोई भी ट्रायल के बगैर उनको डायरेक्टली 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं, ऐसा प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ था। इट मीन्स 2 साल तक वो जेल में बंद कर देंगे उनको। इट वॉज इंटेंडेड द क्रब पॉलिटिकल एक्टिविटीज बाय द इंडियंस। तो इंडियंस लोग जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं इसके ऊपर संपूर्ण प्रकार से रोक लगाने के लिए रूल्स बनाया गया था और इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। गांधी जी लॉन्च्ड द नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड स्टार्टिंग विद द हड़ताल। गांधी जी ने यहाँ पर
मैंने जैसे बताया आपको, पहले ही हमने देखा कि सत्याग्रह, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के जरिए दो मूवमेंट यहाँ पर चालू की थी गांधी जी ने। एक थी कि नॉन वायलेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टिंग विद हड़ताल। गांधी जी का हड़ताल बहुत की थी गांधी जी ने, और कभी शस्त्र नहीं उठाए थे। तो मतलब कि एक सत्य और अहिंसा के जरिए चले थे। यहाँ पर दिया गया कि 6 अप्रैल को एक बड़ी हड़ताल के रूप में उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया था। अब देखें कि बड़े बड़े शहरों में रैली निकलना, जुलूस निकलना, ये सब चीजें तो होती रहती थी, और लोगों ने पोस्ट ऑफिस के ऊपर हमले कर दिए, रेलवे स्टेशन के ऊपर हमले कर दिए। इसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर से ये जो भावनाएं भड़क रही थी देश के प्रति, मतलब कि देशभक्ति की, तो इसमें ये सारे के सारे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले थे। इसके बाद देखें कि अंग्रेजों के ऊपर बहुत सारे दमन, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के ऊपर बहुत सारे दमन करने शुरू कर दिए थे। इट मीन्स भारतीय लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते थे, मारपीट भी करते थे, उनको सजाएं भी देते थे। इसी प्रकार से अमृतसर का देखें तो अमृतसर में बहुत सारे नेताओं को उन्होंने अपने उसमें ले लिया था, जेल में डाल दिए थे। मासिव स्ट्राइक्स एंड शटडाउन्स ऑफ द शॉप्स एंड मार्केट्स, तो शॉप एंड मार्केट में शटडाउन, और बहुत बड़ी लोग स्ट्राइक भी करते थे। फियर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल अमृतसर लीडर्स वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। इसके बाद गांधी जी वो स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, गांधी जी को दिल्ली में एंटर नहीं होने का भी यहाँ पर एक उन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन कर दिया था, गांधी जी को नहीं यहाँ पर आने देना है। और इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ बाय द जनरल डायर, उस टाइम पे एक उनका जो ऑफिसर था जनरल डायर को पूरी की पूरी सत्ता सौंप दी गई सिक्योरिटी के पर्पज से, और जनरल डायर को मार्शल लॉ लागू करने के लिए पूरी की पूरी कमान दी गई थी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जलियांवाला बाग की जो पूरी घटना हुई वो सभी भारतीयों को पता है, और पता होना भी चाहिए। ये रोलेट एक्ट जब चल रहा था 1919 में, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या हुआ था कि unaware of the martial law, people in the Amritsar gathered in the Jallianwala Bagh on 13th April to celebrate the बैसाखी। तो बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए 13 अप्रैल को लोग जलियांवाला बाग नाम का एरिया में इकट्ठे हुए। ये एरिया थोड़ा सिटी से बाहर था, और सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर उनको पता नहीं था बहुत सारे लोगों को कि पूरे के पूरे सिटी में मार्शल लॉ लगाया गया है। मार्शल लॉ शायद आज की जो इमरजेंसी है उस टाइप का हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसे लगाया गया था। तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उनको पता नहीं था, कुछ लोगों को पता नहीं था, कुछ लोगों को पता भी होगा। बट यहाँ पर जनरल डायर उनका जो बंदा था, जिनको मार्शल लॉ की पूरी कमांड सौंपी हुई थी, तो उन्होंने सारे रास्ते बाहर से जितने भी एग्जिट पॉइंट थे वो सारे के सारे कवर कर लिए, और जो पूरी की पूरी भीड़ थी, जो क्राउड था, उसके ऊपर फायरिंग चालू कर दिया। इसमें लाखों लोग मारे गए, जितने लोग थे लाखों हजारों लोग मारे गए। और ये जनरल डायर को तभी यहाँ से ये पूरी घटना पूरे भारत में फैल गई, और इसके बारे में पूरी की पूरी न्यूज फैल गई। जनरल डायर ने बाद में बताया कि मैं एक मोरल देना चाहता था, मतलब कि एक मोरल इफेक्ट देना चाहता था इसके बारे में, कि सत्याग्रही इसके बारे में अवेयर हो जाए, इसलिए। तो ये जनरल डायर का एक बहुत बड़ा कृत्य था, बहुत इसकी निंदा भी की गई। इसके इफेक्ट क्या क्या हुई? न्यूज ऑफ द ट्रेजेडी स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में ये ट्रेजेडी के बारे में पूरा समाचार यहाँ पर फैल गया। एंड द स्ट्राइक्स एंड द क्लैशेस विद द पुलिस बिगेन, पुलिस के साथ क्राइसिस हो गया। जो भी पुलिस के साथ यहाँ बहुत बड़े मोर्चे निकाले गए, पुलिस के साथ यहाँ लोगों का टकराव होने लगा। गवर्नमेंट सप्रेस्ड एंड द ह्यूमिलिटीज प्रोटेस्टर्स, villagers were bombed and violence forced गांधी to call the off सत्याग्रह मूवमेंट। मतलब कि सरकारी जो ऑफिसेस थी, सरकारी प्रॉपर्टीज थी, इसके ऊपर हमला बोलने लगे लोग, मतलब गवर्नमेंट की सभी चीजों का बहिष्कार करने लगे, बाइकआउट करने लगे, और गवर्नमेंट के सामने पब्लिक यहाँ पर जंग पे उतर गई। इसके बाद बॉम्ब, विलेजर्स वेर बॉम्ब, मतलब कि कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ लोगों को ज्यादा परेशान किया गया, खास करके अमृतसर के आसपास के एरिया में। वहां पर गांव के ऊपर बॉम्ब भी बरसाए गए। यहाँ पर गुजरवाला गांव का एग्जांपल दिया है, जो गुजरवाला गांव है, गुजरावाला गांव पंजाब, वहां पर बॉम्ब भी डाले गए गांव के ऊपर, और लोगों को पकड़ पकड़ के जो सत्याग्रही थे, जो जी यहाँ पर सत्याग्रह एक्टिविटी में एक्टिव थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको पकड़ पकड़ के रोड पे जैसे
लेटा के मारना, उनकी नाक रगड़ना नीचे, ऐसे बहुत सारी यहाँ पर यातनाएं, बहुत सारे दमन किए गए। अब यहाँ पर गांधी जी ने इसी मोमेंट के हिसाब से वायलेंस फोर्स्ड गांधी जी टू कॉल ऑफ, ये जो था वो पूरा का पूरा वायलेंस की वजह से गांधी जी ने ये पूरा का पूरा जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह मूवमेंट वापस ले लिया। अब गांधी जी के दिमाग में एक प्रश्न था कि ये गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसी मुहिम बनाई जाए, एक ऐसी कोई एक्टिविटी, एक मूवमेंट लाई जाए जो पूरे देश में फैले। ये कुछ एरिया तक सीमित थी। इट मीन्स द रोलेट एक्ट सत्याग्रह कुछ एरिया तक लिमिट था। तो अब यहाँ पर एक नया आंदोलन आता है जो गांधी जी की विचारधारा को थोड़ी सी स्पीड मिलती है, वो एक खिलाफत। तो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत मूवमेंट था, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या था, तो गांधी जी को लगा कि ये जो रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो हम काम कर रहे थे, ये कुछ सिटीज, कुछ एरियाज तक लिमिटेड था। बट गांधी जी इंटेंट टू यूनाइट द पीपल, स्पेशली हिंदूज एंड मुस्लिम। गांधी जी का ये टारगेट था कि हिंदू और मुस्लिम को एकत्रित करना और एक साथ मिलके ये लोग काम करें और देश की आजादी के लिए ज्यादा एक्टिव हो जाए। खिलाफत इश्यू गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू गांधी जी। खिलाफत जो मूवमेंट थी, खिलाफत मूवमेंट ने गांधी जी को स्पेशली इसके लिए न्यू स्पीड दे दिया। इट मींस एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे दिया। तो यहाँ क्या हुआ, तो खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में खिलाफत वर्ड आया खलीफा से। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1919, तो 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें ऑटोमन एम्पायर टर्की जो हार गया, ऑटोमन एम्पायर टर्की हार गया। आपने पहले भी यूरोपियन रिवॉल्यूशन में देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा था, हम लोगों ने क्लास 9th में देखा, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 में भी देखा। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट थी, वो जो टर्की एम्पायर, जो ऑटोमन एम्पायर टर्की जो हार गए थे, तो उनके जो खलीफा थे, एक स्पिरिचुअल हेड थे, इट मीन्स एक आध्यात्मिक हेड थे जो मुस्लिम धर्म में, तो उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स, मतलब कि लोग मानते थे उनको भगवान के रूप में, देवदूत के रूप में मानते थे, खलीफा जो होते थे। तो ये जो पूरी हारने के बाद जो जीत गए थे कंट्रीज, उन्होंने ये खलीफा के पावर को कम करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, खलीफा की एक्टिविटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे उसमें ये आग भड़क उठी। इसमें से खिलाफत आंदोलन की आग यहाँ तक, इंडिया तक पहुंच गई और जो खलीफा के सपोर्ट में ये लोग खड़े हो गए और एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में जो लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दोनों ब्रदर्स थे, दोनों भाई थे। ये दोनों थे एसोसिएटेड विद द खिलाफत कमिटी एंड डिस्कस्ड यूनाइटेड एक्शन ऑन द खिलाफत इश्यू। खिलाफत इश्यू के सामने 1920 में उन्होंने कमेटी बनाई गई और वो कमेटी गांधी जी को जाके मिले थे। इट मीन्स गांधी जी को मिले, उस टाइम से गांधी जी के पास मौका था कि हिंदू और मुस्लिम साथ मिलके ये खिलाफत आंदोलन में भी लड़े और साथ साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी यहाँ पर चालू की जाए। तो ये पूरे के पूरे इंडिया में चालू करने के लिए गांधी जी के पास ये बहुत सुनहरा मौका था। Sensing the opportunity to unite the Hindus and Muslims, गांधी जी launched खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट थी वो और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर चालू की गई। तो कई बार एमसीक्यू में और क्वेश्चन आंसर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्यादा स्पीड मिली, ज्यादा इसको अपॉर्चुनिटी मिली गांधी जी को, वो था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर चालू हो गया। यहाँ पर देखिए व्हाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन ही क्यों, व्हाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों चालू किया गया। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर डिस्कशन है कि सबसे पहले गांधी जी की बुक के बारे में दिया है हिंद स्वराज। 1909 में उनकी बुक पब्लिश हुई थी हिंद स्वराज। तो ये बुक के बारे में उसमें गांधी जी ने लिखा है कि भारत के लोगों के सपोर्ट से ही अंग्रेजों की सल्तनत चल रही है। यदि भारत के लोग उसमें से निकल जाए तो ये पूरी की पूरी उनकी सत्ता, पूरी की पूरी अंग्रेजों का ये एम्पायर है, थोड़े दिन में गिर जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो भारत के लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग मिलके भारत के ऊपर राज कर रहे हैं, तो भारत के लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यदि वो उनको सहयोग ना करे, उनको सपोर्ट ना करे कि असहयोग मूवमेंट चलाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये पूरी की पूरी उनकी सत्ता गिर जाएगी। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए उनका ये विचार बहुत अच्छा था। अब इसको फैलावा कैसे करें, ये जो विचार था, तो उनके इसके ये विचार के लिए गांधी जी का मानना ये था कि ये स्टेप फॉलो करें।
इट मीन सरेंडर ऑफ द गवर्नमेंट टाइटल्स, जो गवर्नमेंट टाइटल्स पदवियां दी गई है इसको सरेंडर कर दे। बाइकआउट द सिविल सर्विसेज, आर्मी, इसके बाद पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड स्कूल्स, ये सभी का भी बाइकआउट करे। अंग्रेजों की जो स्कूल है, उनकी जो सर्विस में लोग हैं, आर्मी में है, ये सभी को बाइकआउट करे। आगे हमने देखा था कि फोर्सफुल्ली रिक्रूटमेंट किया गया था। बाइकआउट द फॉरेन गुड्स, फॉरेन का जो मटेरियल है इसको भी हम बाइकआउट करें, स्वदेशी अपनाएं। तो ये सब होने के बाद, ये सब हो जाए, इसके बाद यदि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, इफ गवर्नमेंट यूजेस द रिप्रेसिव मेजर्स, कोई दमनकारी नीति अपनाती है, तो हमें सिविल डिसओबीडियंस कैंपेनिंग चालू कर देना चाहिए, टू बी लॉन्च्ड। मतलब कि हमें यहाँ पर गांधी जी ने दिया कि इफ गवर्नमेंट यूजेस, गवर्नमेंट कोई मेजर्स पॉइंट्स जो टेक करती है, कोई मेजर्स लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको सिविल डिसओबीडियंस कैंपेनिंग चालू करने की लोगों को सलाह दी गई थी। अब इसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि पूरे विश्वव्यापी, पूरे वर्ल्ड, पूरे वो कंट्री में, पूरा का पूरा कंट्री में बढ़ाना था ये। तो इसके लिए क्या करना था कि लोगों का सपोर्ट चाहिए, मोबिलाइज द पॉपुलर सपोर्ट। मिला, कैसे मिला? 1920 में गांधी जी और शौकत अली जो खिलाफत आंदोलन में, खिलाफत कमेटी में जो थे मेंबर, हेड थे, वही दोनों पूरे भारत में टूर किया, टूर एक्सटेंसिवली एंड मोबिलाइज पीपल सपोर्ट, मतलब कि लोगों का एक पॉपुलर सपोर्ट उनको मिला। तो इस वजह से वो यहाँ पर सक्सेसफुल होने की पूरी संभावना है कि लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी कुछ डिफरेंसेस थे। अब कांग्रेस के अंदर भी कुछ मतभेद थे, डिफरेंसेस विद इन कांग्रेस। तो कांग्रेस में क्या मतभेद थे? उसी साल काउंसिल की इलेक्शन आने वाली थी, तो कुछ लोग अपोज कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। इट मींस मेनी विद इन द कांग्रेस अपोज्ड बाइकआउट ऑफ द काउंसिल इलेक्शंस, जो काउंसिल इलेक्शंस को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग उसको बाइकआउट कर रहे थे कि हमें वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को फियर था, फियर ऑफ वायलेंस, की हिंसा फैल जाएगी तो क्या होगा। इसके बाद नॉन कंसेंसस बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, जो मूवमेंट के अपोज में थे और मूवमेंट के सपोर्ट में थे, ये दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ी थी। इट मींस दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन था। तो इसीलिए ये तीनों पॉइंट थे कि कांग्रेस में क्या क्या कंफ्यूजन थे। अब 1920 सेशन, नागपुर सेशन में ये कंप्रोमाइज हुआ, मतलब सपोर्टर्स और ओपोजिशन दोनों के बीच में एक कंप्रोमाइज हुआ एंड एडॉप्शन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को चालू करने के लिए यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई। आपको एग्जाम में कई बार बोर्ड एग्जाम में देते हैं मैप में कि नागपुर सेशन 1920, तो आपको ऐसे नहीं पूछेंगे नागपुर को लोकेट कीजिए, आपको दिया होगा 1920 कांग्रेस सेशन। तो आपको याद रखना है 1920 में कांग्रेस सेशन कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसके पहले जो गांधी जी आए, वो तीन जो उनके मूवमेंट थी, वो तीन जो उनके जो बड़े आंदोलन थे, सत्याग्रह थे, ये सत्याग्रह में 1916, 17, 18 एक था। सबसे पहले कौन सा था? बिहार चंपारण 1916, सबसे पहले 15 में गांधी जी आए, 16, 17, 18 चंपारण के बाद खेड़ा 17 और 18 में अहमदाबाद। ये तीन भी ईयर के साथ आपको पूछते हैं कि इस साल में कहां पर मूवमेंट हुई थी, कहां पर गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था। तो आपको प्लेसेस के नाम याद रखने। अभी तक हमने 4 प्लेसेस देखे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आगे वाले 3 थे वो, और एक चौथा नंबर का ये नागपुर सेशन 1920। तो ये मैप में लोकेट कर दीजिए ये, ठीक है। तो यहां से आगे देखेंगे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे आगे चली।